Hello dear students. So today we start with the new chapter, that is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. तो इस चैप्टर में मेनली हम क्लास 10 का जो स्टार्टिंग करते हैं, तो ये हमारा डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं या फिर क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आ सकती हैं, उसको स्टडी करते हुए हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ते हैं। तो डेली लाइफ में ऐसा क्या हम लोग को दिखता है जो मतलब उसको पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो उसमें क्या होता है, वो स्वीट नेचर की अपना छोड़कर सॉर नेचर बताता है। नेक्स्ट वन, यदि हम मिल्क को समर डेज में ऐसे ही छोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, सॉर नेचर का हो जाता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा रिएक्शन का। रिएक्शन इज नथिंग बट सिंपली अ प्रोसेस, ठीक है, जहां क्या हो जाता है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस द प्रॉपर्टीज गेट चेंज्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी उसका चेंज आ जाता है। तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग सिंपली कह देते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और डेली लाइफ में एग्जांपल्स यहाँ दिखाया गया है आयरन नेल्स का। आयरन नेल्स को यदि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो पहले तो वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब हम उसको बहुत दिन तक छोड़ देते हैं एज इट इज़, तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है, दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज रस्टिंग। तो उसका भी, उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वन, जो हम लोग घर में फूड बनता है, ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल्स कुछ और होते हैं। रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हुए सिंपली जस्ट लाइक वी डिस्पायर, वो भी एक हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारी डे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स हम लोग को मिल रहे हैं, जिससे हम लोग को समझते हैं कि ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को पढ़ने के लिए, केमिकल रिएक्शन को केमिकली समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इसमें क्वेश्चनली क्या किया गया है कि टीचर्स असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई प्रोटेक्शन लेते हैं। क्यों आई प्रोटेक्शन लेने का मेन रीज़न ये होता है कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये तुम्हारा डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोवाइड करवाता है। तो डेजलिंग वाइट फ्लेम का सीधा साधा एग्जाम्पल, तुम फुलझड़ी वगैरह जो इस्तेमाल करते हो दिवाली वगैरह में, दिवाली के फेस्टिवल में, या फिर तुम्हारा शब बारात जो होता है उस फेस्टिवल में हम लोग यूज़ जो करते हैं लाइटनिंग के लिए, या तो वहाँ पे जो वो लाइटनिंग दिखता है हमको फुलझड़ी से, तो वो मेनली मैग्नीशियम के कारण आता है। तो जब पर्टिकुलरली सिर्फ मैग्नीशियम रहता है तो वो वाइट डेजलिंग फ्लेम का जो प्रोडक्शन करवाने का क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है, ओके। तो इसलिए आई प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है विथ सैंड पेपर। वाई, तो यहाँ मेनली क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो मेनली मैग्नीशियम रिबन जो है वो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करवाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो यहाँ दिख रहा है हमको मैग्नीशियम रिबन को रब करना पड़ रहा है विथ सैंड पेपर। तो क्यों, क्योंकि अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उस चीज़ को हमको रब करके हटाते हैं हम लोग, क्योंकि उसको जलने से ही वो रोकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ टोंग, टोंग इज नथिंग बट एक क्लिपर जैसा होगा जिसके मदद से हम मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं और उसको बर्नर के बगल से, बर्नर पे उसको यदि बर्न करना स्टार्ट करें तो डेजलिंग वाइट फ्लेम का फॉर्मेशन होगा। और वॉच ग्लास एक सिंपली ग्लास होता है, वहाँ हम क्या करते हैं, तुम्हारा रेसिड्यू को हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वाइट पाउडर रेसिड्यू मिलता है, दैट वाइट पाउडर इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है कि पहले वो तुम्हारा एक रिबन था, रिबन से उसको बर्न किए तो ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, और ये तुम्हारा डेजलिंग वाइट फ्लेम देते हुए ये पाउडर जो बना है, इस पाउडर को फिर यदि जलाना चाहोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन अपने आप को जलाकर एक नए प्रॉपर्टी को गेन कर ले रहा है, तो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो ये एक एक्टिविटी है, हम लोग इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट वन यदि बात करते हैं अबाउट तुम्हारा
बात करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 लेकर चलते हैं कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ सिंपली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे एक चीज आ रहा है वर्ड जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल्स नथिंग बट क्या होगा, जिंक के छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको हम जिंक ग्रेन्यूल्स का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट वन, तो व्हाट डज लिटरली डाइल्यूट मीन्स, ठीक है। तो डाइल्यूट मतलब क्या हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड हमारा वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक का जो कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे देन वाटर मॉलिक्यूल। तो उस कंडीशन में हम लोग बताते हैं उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ डाइल्यूट की यदि बात करें तो डाइल्यूट के केस में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड को ही डाइल्यूट बनाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपली वाटर में क्या करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डालते हैं, क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालते हैं तो एक अमाउंट ऑफ जो हीट है वो प्रोड्यूस होता है। उस हीट को सिंपली क्या करते हैं, उस हीट को वाटर एब्जॉर्व कर लेता है। यदि इसका जस्ट उल्टा करोगे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में यदि हम वाटर डालना चाहें तो ये हीट को कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो मे भी हो सकता है जो बीकर में वो रखा हुआ है या ग्लास कंटेनर में रखा हुआ है तो वो सिंपली क्या होगा, तो वो वाला पार्ट हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को डालते हैं। अब ये दोनों से हमको ये क्या मिलता है कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस समय क्या होगा कि सिंपली हाइड्रोजन गैस तुम्हारा बाहर निकलता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, कोई केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये भी हमारा एक्टिविटी 1.3 जो है ये भी हमारा कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। इट इज सिंपली अ प्रोसेस इन विच जिंक ग्रेन्यूल्स जो है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहा है खुद को, और इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो रहा है। और इसको यदि कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो टच करने के बाद क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आखिर समझ में कैसे आएगा कि रिएक्शन हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन में कि यदि किसी सब्सटेंस में उसका स्टेट चेंज हो रहा है या फिर उसका कलर चेंज हो रहा है या उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो इन सारे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि ये सारे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केमिकल इक्वेशंस को पढ़ते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस का यूज़ क्या है, तो बेसिकली क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस हम लोग इंटरप्रेट या फिर ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको स्टडी के लिए हम लोग को कॉपी में रिप्रेजेंटेशन करवाना होगा या फिर बुक में या फिर कहीं भी हमको बताना है तो हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन कौन करवाते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ तुम्हारा केमिकल इक्वेशंस वी कैन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। जैसे एक्टिविटी 1 में ही तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग था, तो वहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो दिखा रहे हैं तो ये नथिंग बट क्या हो रहा है, एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। नहीं तो लिखना होता है मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो बहुत ही अच्छा खासा लंबा लिखना पड़ जाता। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इतना लंबा लिखना पड़ता। इसको और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए हम क्या किए हैं, वर्ड इक्वेशंस का नाम लिया है। तो वर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं, सिंपली वर्ड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखे और एरो रिप्रेजेंट करवाता है प्रोसेस, तो प्रोसेस को यूज करते हुए ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो जो एरो के तुम्हारा टेल वाला पार्ट है उसके तरफ जो भी रहेगा वो तुम्हारा रिएक्टेंट कहलाएगा, और हेड के तरफ, हेड के फॉरवर्ड में जो भी रहेगा वो तुम्हारा प्रोडक्ट कहलाएगा। ये हमारा
कंसिडरेशन करते हैं कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं। रिएक्टेंट नथिंग बट इनिशियल सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहा जाता है और प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहा जाता है। और एरो से रिप्रेजेंट करवाता है कि ये प्रोसेस है। एडिशन का मतलब इतना ही होता है कि ये नथिंग बट कंबाइन किया है या फिर इतने सारे चीज़ हम लोग को मिलेंगे। चाहे रिएक्टेंट साइड होगा तो कंबाइन किया है और प्रोडक्ट साइड होगा तो उतने सारे प्रोडक्शन हुए हैं। ओके, तो ये तो बात हो गया अबाउट वर्ड इक्वेशन। अब क्या होगा, राइटिंग केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड इक्वेशन को ही हम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में स्पेशली वर्ड जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम सिंबलाइज किए हुए हैं क्लास 9 में। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, Mg, और ऑक्सीजन की जगह लिखते हैं नैरेटिव में ऑक्सीजन O2 आता है और वो गिव्स राइज टू MgO। तो बस वर्ड इक्वेशन से यही हम केमिकल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं टू मेक इट मोर प्रिसाइज। और ये क्या हो गया, उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज हो गया, छोटा हो गया। द एग्जैक्ट वर्ड इज प्रेसी, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो प्रेसी ये और छोटा हो गया, तो Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO। उसके बाद अब देखो ये तुम्हारा बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा इसका यदि मास देखोगे और राइट हैंड साइड में मास देखोगे तो डिफरेंट आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, इनका मास इस साइड में और इस साइड में दोनों साइड बराबर नहीं है। तो मास बराबर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि हम वर्ड का यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।